गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम प्रीलिम्स बूस्टर का अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। तो आज 5 जनवरी को इंडिया अपना 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च कर रहा है अंटार्कटिका के लिए। तो ये हमारा, जैसा आप देख रहे हो, 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन है। तो इसका मतलब इंडिया जो है ऑलमोस्ट 1981 में, मतलब ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स पहले अपने अंटार्कटिका का प्रोग्राम शुरू कर चुका है। ठीक है। तो वहाँ पर जाके करते क्या हैं, बेसिकली रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में, साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। वहाँ पर अंटार्कटिका में सारी कैसी कंट्रीज़ जो मेजर कंट्रीज़ हैं उधर रिसर्च स्टेशन हैं उन कंट्रीज़ के। तो इंडिया का भी वहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है। एक्चुअली एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, इस टॉपिक को। तो इंडिया का जो है ये साइंटिफिक एक्सपेडिशन का जो प्रोग्राम है अंटार्कटिका में, इंडिया का जो अंटार्कटिका प्रोग्राम है वो 1981 में शुरुआत हुई थी उसकी। और सबसे पहले वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री नाम से हमारा रिसर्च स्टेशन बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अब ये मैत्री और भारती भी बनाए गए हैं। तो जो दक्षिण गंगोत्री वाला जो स्टेशन है वो अब इस टाइम पर ऑपरेशनल नहीं है। अब ये मैत्री और भारती नाम से जो रिसर्च स्टेशन हैं वो वहाँ पर इस टाइम पर ऑपरेशनल है। तो इंडिया के पास दो ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर अंटार्कटिका में, मैत्री और भारती नाम से। ठीक है। और इंडिया में जो ये अंटार्कटिका की रिसर्च होती है, अंटार्कटिका में रिसर्च होती है, जो अंटार्कटिका प्रोग्राम है हमारा, उसको देखता कौन है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा। ठीक है। इसका नाम पहले नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च होता था, बट रिसेंटली इसको चेंज करके पोलर एंड ओशन रिसर्च कर दिया है। गोवा में इसका ऑफिस है। ठीक है। अब जो ये 40th एक्सपीडिशन गया है, इसका काम क्या है, ये क्या वहाँ पर रिसर्च करना चाह रहा है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च होगी, वहाँ पर ओशन की ऑब्जर्वेशंस होंगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है उनकी मेजरमेंट्स होंगी, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग होगी। फिर जो भी वहाँ पर ऑलरेडी 39th एक्सपीडिशन गया है वहाँ पर उनको खाना देने, रीसप्लाइंग ऑफ फूड, फ्यूल और प्रोविजंस ऑफ स्पेयर जो है। और फिर जो अभी 39th एक्सपीडिशन गया हुआ है उसको वापस आने के लिए सेम जो है वो उसी वेसल से वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। अब इंडिया का अंटार्कटिका प्रोग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आपको बताया, जैसे मैंने 1981 में शुरू हुआ था ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल एंड मेडिकल साइंसेस स्टडी करता है इंडिया। वहाँ पर जाके इंडिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जाते हैं वहाँ पर हर साल और वहाँ पर स्टडी करते हैं उसको। तो सबसे पहला हमारा जो रिसर्च सेंटर था जो अंटार्कटिका में वो है दक्षिण गंगोत्री। अब ये ऑपरेशनल नहीं है, बट इसको 1983 और 84 के आसपास इसको बनाया गया था। और अंटार्कटिका में सबसे पहला हमारा रिसर्च स्टेशन था ये। उसके बाद जो है 1989 में मैत्री नाम से जो हमारा परमानेंट रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में वो बनाया गया। और अभी रिसेंटली 2012 में भारती नाम से इसको रिसर्च स्टेशन को वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। अब ये सागर निधि क्या है? सागर निधि वहाँ पर एक तरह से वेसल है, आइस क्लास वेसल है एक तरह से, जो कि वहाँ पर एक तरह से नेविगेट करने में हेल्प करता है हमको। अगर मूवमेंट जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको मूवमेंट करनी होती है तो उसके लिए बनाया गया है सागर निधि नाम से। और वो एक तरह से रिसर्च से फैसिलिटी भी है अंदर ही। ठीक है। तो ये हमारा जो है इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ट्रांसफैट्स। तो जो FSSAI है उसने जो हमारे ट्रांस फैट्स होते हैं उसको अभी जो 2015 में 5% तक का कैप लगाया था कि एक फूड आइटम में 5% से ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं हो सकते, उसको अब कहा है कि 2021 से 3% का के ऊपर कैप लगा दिया कि 3% तक होने चाहिए वो। और बाय नेक्स्ट ईयर उसको कम करके 2% कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ट्रांस फैट्स होते क्या है? ट्रांस फैट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो नेचुरली अकरिंग और एक आर्टिफिशियली। ठीक है। नेचुरली अकरिंग के होते हैं ट्रांस फैट्स। ये जो फैट्स होते हैं ये कुछ एनिमल्स के गट में होते हैं। गट मतलब क्या होता है? स्टमक में। तो स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं ये। और ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं इसको बर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है और नियर टू इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये जो है डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप दूसरे फैट्स जो हेल्दी फैट्स होते हैं उनको आप कंपैरिजन उनके साथ कंपैरिजन करो तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत गंदे होते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है उसको सॉलिड बनाने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है, फिर उससे जो है वो ट्रांस फैट बन जाता है और वो हमारी बॉडी डिजॉल्व नहीं कर पाती है। तो आप देखोगे खासकर जैसे डालडा होता है उसके अंदर ये ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारी जो हार्ट की डिसीज़ वगैरह होती है वो उसी की वजह से होती है। ठीक है। जो ट्रांस फैट्स हैं उसी की वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ होती है। मतलब ये आपकी जो है कोरोना में एक तरह से जो आपका जो
हार्ट के जो वेसल्स हैं उसमें जाके जम जाते हैं, और क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते तो आपको ये हार्ट अटैक आ जाता है, और इससे आपको हार्ट की डिसीज़ेज़ होती है डिफरेंट डिफरेंट तरह की, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ऑलमोस्ट हर साल 5.5 लाख डेथ्स हो जाती हैं इस ट्रांस फैट्स की वजह से, इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और डब्ल्यू एच ओ ने गोल रखा हुआ है कि 2023 तक हमको ग्लोबली इसको एलिमिनेट कर देना है ट्रांस फैट्स को, ठीक है। जो रीसेंट नॉर्म्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जो एफएसएसएआई ने जो अभी चेंजेस किए हैं नॉर्म्स में, तो असल में इंडिया ने 2011 में कहा था कि हम जो है जो ट्रांस फैट्स की जो लिमिट है उसको हम 10% कर देंगे ऑयल्स में, और ऑयल्स में या फैट्स में, उसको उसी लिमिट को 2015 में 5% कर दिया गया, ठीक है। फिर डब्ल्यू एच ओ की जो रूलिंग थी, डब्ल्यू एच ओ की एक तरह से रेगुलेशन थी, उन्होंने कहा कि जो ट्रांस फैट्स हैं उसको 2021 तक जो है 3% के लेवल पर ले आए हैं सारी कंट्रीज़, ठीक है। तो इंडिया ने 2018 में ही सारी कंपनीज़ को बोल दिया था, सारी इंडस्ट्री को बोल दिया था कि आपको 2021 से 3% पे लेके आना है। तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले ही जो है एफएसएसएआई वो हमारी इंडस्ट्री को आगाह कर चुका था कि आपको इसको ट्रांसफैट्स को कम करके 3% पे लेके आना है 2021 तक, और बाय 2022 इसको हम 2% तक लेके जाएंगे, और शायद 2023 में एज पर जो हमारा डब्ल्यू एच ओ का जो हमारा गोल है, हम इसको एलिमिनेट ही कर देंगे, ठीक है, हमारी डाइट से। तो एफएसएसएआई क्या है आपको पता है, हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, और ये फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है 2006 उसके अंडर इसको सेटअप किया गया था। प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ उसका काम है एफएसएसएआई का। और इसका जो चेयरपर्सन होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब कि वो इसकी डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उनका रैंक नॉट बिलो द सेक्रेटरी होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी लेवल से नीचे का रैंक नहीं हो सकता जो इनके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिफेंस लॉ ऑफ चाइना। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी हैं, ऑलमोस्ट सारी पावर्स जो मिलिट्री की मोबिलाइजेशन के लिए जो जितनी भी थी वो सारी पावर जो है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को दे दी हैं। वो क्यों दी हैं, क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को वो खुद हेड करते हैं, तो उन्होंने एक तरह से सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में कर ली हैं। सारी की सारी जो मिलिट्री को मोबिलाइजेशन करनी है, उसके रिसोर्सेज, और कब जो है जो चाइनीज़ मिलिट्री को वॉर करना है या कभी भी अग्रेशन करना है, डिफेंस करना है, वो सारा का सारा डिसीजन जो है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के बिहाफ पे एक तरह से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वो खुद लेंगे, ठीक है। तो अभी न्यू अमेंडमेंट क्या कह रही है कि पहले जो फैसले स्टेट काउंसिल या फिर कैबिनेट लेती होती थी, अब वो फैसले सारे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन लेगी। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है वो ही डिसाइड करेगी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है चाइना का, और चाइना को कब जो है अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज करना पड़ेगा, कब करना, उनकी सॉवरेनिटी खतरे में कब आ रही है, यूनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, जो भी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस बनाते हैं, वो सब कब खतरे में आ रही हैं, इसका जो डिसीजन है वो कौन लेगा, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को हेड कौन करता है, जैसे मैंने आपको बताया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और डाली है इन्होंने, उन्होंने कहा है कि अगर डेवलपमेंट इंटरेस्ट भी चाइना के अगर जो वॉयलेट हो रहे हैं तो भी जो है इसको डिसाइड कौन करेगा, वो भी जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी है वही डिसाइड करेगा। अब डेवलपमेंट इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही नहीं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, जैसे आप पाकिस्तान का एग्जांपल लो, जो सी पैक का एग्जांपल लो, या ग्वादर पोर्ट का एग्जांपल लो, अगर उनको लगता है कि वहाँ पर उनके डेवलपमेंट के जो इंटरेस्ट वो हैम्पर हो रहे हैं या उसको खतरा है कुछ, तो ये सीएमसी ही डिसाइड करेगा, और फिर वहाँ पर वो पीएलए आर्मी जो है अपनी लगा सकते हैं या आर्म्ड फोर्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसका स्कोप भी जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया है, सिर्फ लैंड बॉर्डर्स, मैरीटाइम बॉर्डर्स और डिफेंस, एयर डिफेंस की ही बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आउटर स्पेस में भी अगर हमको कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ ऑफेंस करना है, या फिर मतलब सिक्योरिटी अगर खतरे में है आउटर स्पेस में भी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क्स में भी, उनका भी जो फैसला है वो भी सीएमसी ही करेगी, ठीक है। ज़्यादा कंट्रोल दे दिया है सीएमसी को, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट काउंसिल और जो कैबिनेट फैसले लेती होती थी पहले, वो सब फैसले भी अब सीएमसी लेगी। अब ये स्टेट काउंसिल और कैबिनेट सिर्फ एक तरह से रबड़ स्टैम्प बॉडी बन जाएंगी। सीएमसी जो है वो ही आगे
चाइनीज़ मिलिट्री डेवलपमेंट को भी आगे देखेगी कि रिसर्च एंड फास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जो चाइनीज़ मिलिट्री में, और जो भी आगे जो आर्मी को या उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको जो भी वेपनरी चाहिए उसका डिसीजन भी सीएमसी लेगी। तो आप देखो कि एक तरह से सारे के सारे जो फैसले जो भी मिलिट्री से रिलेटेड या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं, मोबिलाइजेशन से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके सारे के सारे फैसले ऑलमोस्ट जो हैं वो सीएमसी के हाथ में दे दिए गए हैं। और सीएमसी को हेड कर रहे हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट, तो एक तरह से सारे के सारे फैसले अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएंगे। ठीक है। थिएटर कमांड्स, आपको पता है थिएटर कमांड्स क्या होती हैं? मतलब जिसमें अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक मेल जोल होता है। वो थिएटर कमांड्स जो डिफरेंट डिफरेंट थिएटर कमांड्स हैं उन सबको भी जो अब टोटल कंट्रोल है वो सीएमसी के हाथ में आ जाएगा, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हाथ में आ जाएगा, और उसको हेड कर रहे हैं जी जिनपिंग जी। जब आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जान के ही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो सारी की सारी पावर जो है वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ले चुके हैं। तो अब ये हमारा टॉपिक है, इसको आप पढ़ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये आपको आईआर में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है जिब्रल्टार। अब ये जिब्रल्टार जो है वो एक तरह से स्पेन के नीचे, अब स्पेन आपने देखा है, स्पेन के नीचे एक टेरिटरी है, वो यूके की टेरिटरी है, ब्रिटिश टेरिटरी है। और स्पेन के साथ एक जब स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी 1700s में, तो 1713 के आसपास जो है ब्रिटेन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था जिब्रल्टार के ऊपर, और तब से लेके आज तक जो जिब्रल्टार है वो यूके के पास है। तो अब जब ब्रेग्जिट हुआ है तो एक एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि जिब्रल्टार का स्टेटस क्या होगा, क्योंकि वो तो स्पेन के साथ जुड़ा हुआ है। और जिब्रल्टार ने ब्रेग्जिट के वोट के टाइम पर ईयू के साथ रहने का फैसला किया था। 96% ऑफ पीपल इन जिब्रल्टार वोटेड टू रिमेन विद ईयू एज अगेंस्ट द यूके, जबकि वो यूके की टेरिटरी है। तो इसके ऊपर एक फ़ैसला होना था, तो स्पेन और यूके ने डील कर लिया है कि जो जिब्रल्टार है वो ईयू के साथ बॉर्डर शेयर करेगा और ओपन बॉर्डर्स रखेगा एज अगेंस्ट यूके, जबकि वो यूके की टेरिटरी ही रहेगी जिब्रल्टार, बट स्पेन और जिब्रल्टार में फ्री मूवमेंट होगा। और वो जिब्रल्टार विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ शेंगन जोन। शेंगन जोन क्या है? वीज़ा होता है, मतलब अगर आप ईयू में कि किसी भी कंट्री में समझ लो स्पेन में अगर आप वीज़ा लेके जाते हो शेंगन वीज़ा, तो आप ईयू की जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं ये, फ्रांस, जर्मनी, जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, इनमें आप शेंगन वीज़ा पे ही ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो जिब्रल्टार में भी आप ट्रैवल कर पाओगे, जबकि वो यूके की टेरिटरी है, तो यूके में तो आप नहीं जा सकते थे पहले भी, क्योंकि शेंगन का पार्ट नहीं था यूके। और अब तो जब वो ईयू को छोड़ चुका है तो वैसे ही भी नहीं जा सकते शेंगन वीज़ा पे। तो लेकिन आप जिब्रल्टार में शेंगन वीज़ा पर जा सकते हैं, लोग वहाँ पर मूवमेंट अलाउ कर दिया उन्होंने। ठीक है, जिब्रल्टार जो है वो बहुत ही छोटा सा एक एरिया है, 6.8 स्क्वायर किलोमीटर का, और वहाँ की पॉपुलेशन भी 34,000 की ही पॉपुलेशन है। लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, और शॉर्टेस्ट सी रूट है वो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का। आप मतलब आपको दिखा देते हैं, ये देखो, ये है हमारा जिब्रल्टार। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रिटेन ब्रिटेन जो है, जैसे ये यूके, अगर यहाँ से कोई शिप चलती है और जब वो शिप चल के आएगी तो उसको सबसे पहले ये जिब्रल्टार दिख रहा है आपको? ये एक छोटा सा एक स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार है, यहाँ से एक शिप निकल सकती है। ठीक है, और फिर वो यहाँ से होती हुई एल्बोरन सी से होती हुई यहाँ से जाती हुई हमारा जो इधर से यहाँ से होती हुई अब ये सुएज कनाल आ जाएगी यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ आपको, ये है हमारी सुएज कनाल। ये भी इजिप्ट का पार्ट है सुएज कनाल, आपको पता होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पर ये बहुत एक वॉर भी हुई थी सुएज कनाल के लिए। तो सुएज कनाल से निकलते हुए एक तरह से यहाँ से सुएज कनाल से निकलते हुए हम जो शिप्स हैं वो एशिया में जो है एंटर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार है और जो ये हमारा सुएज कनाल है वो दोनों मिलके हमारा शॉर्टेस्ट राउट टू एशिया बनता है। यूरोप से लेके अगर ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम से अगर एशिया के में आना हो तो सबसे शॉर्टेस्ट राउट बनता है। नहीं तो आप देखो कहाँ से आना पड़ेगा, यूके से चल के नीचे बिल्कुल अफ्रीका पूरा क्रॉस करके यहाँ नीचे से आना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा रूट है,
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये शॉर्टेस्ट राउट कौन सा है? जिब्राल्टार, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार के पास से आने आने वाला जो राउट है वो सबसे छोटा राउट पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ब्रिटेन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1713 में। और जो स्पेन है वो आज तक ये कहता है कि जिब्राल्टार इज़ आर टेरिटरी, जबकि वो डिस्प्यूट है यूके और स्पेन के बीच में। लेकिन जो जिब्राल्टार के लोग हैं उन्होंने हर बार रेफरेंडम में कहा है कि वो हमेशा ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं, वो दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेन एनी मोर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था कि जब यूके ने ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम किया तो जिब्राल्टार के लोगों ने ऑलमोस्ट 96% ऑफ पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ ईयू, ठीक है। तो यूके को एक डायलेमा था कि जो जिब्राल्टार है उसका स्टेटस क्या होगा, कि अगर वो ईयू के अंदर रह गया तो फिर जो है वो ब्रेग्जिट कैसे पॉसिबल हो पाएगा। बट यस, स्पेन और यूके ने डील किया है कि फ्री मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब आप देखो जो ये जिब्राल्टार है, ये रहा से जिब्राल्टार, आपको दिखाते हैं। जो जिब्राल्टार है वो बिल्कुल एक छोटा सा एक पार्ट है। ये रहा जिब्राल्टार, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट जो कि स्पेन के साथ लगता है। तो स्पेन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इसके आसपास तीनों साइड सी है। तो जिब्राल्टार जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमी के लिए स्पेन के ऊपर। तो इट कैन नॉट अफोर्ड टू लीव ईयू, बिकॉज अगर वो ईयू को लीव कर देता है तो वो स्पेन के साथ जो है वो बॉर्डर जो है वो उसको हार्ड बॉर्डर्स हो जाएंगे और वो इकोनॉमिकली डील नहीं कर पाएगा। अभी रोज़ के ऑलमोस्ट 15,000 वर्कर्स स्पेन से जिब्राल्टार या फिर जिब्राल्टार से स्पेन जो है वो एक तरह से मूवमेंट करते हैं, और 200 ट्रक्स रोज़ के वहाँ से आसपास जाते हैं। तो वो बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब वो फ्री मूवमेंट जो है जैसे पहले चल रही थी वैसे के वैसे ही रहेगी। तो ये स्पेन और यूके ने एक दूसरे के साथ डील कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फॉलिंग पॉपुलेशन इन साउथ कोरिया। अब रिसेंटली लास्ट ईयर क्या हुआ है कि नंबर ऑफ डेथ्स इन साउथ कोरिया हैव एक्सीडेड द नंबर ऑफ बर्थ्स। तो मतलब जितने लोग मरे हैं वो ज़्यादा मरे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने लोग बॉर्न हुए हैं। तो वहाँ की पॉपुलेशन इसका मतलब वहाँ पर बहुत कम होती जा रही है साउथ कोरिया में। तो ये साउथ कोरिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है? क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं, क्योंकि लोग एक तरह से जागरूक हो जाते हैं। वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ नहीं मूव करते हैं, वो पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। वो एक तरह से फर्टिलिटी रेट्स वहाँ पर कम होने लग जाते हैं। तो साउथ कोरिया एक बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, वहाँ पर वर्ल्ड का लोएस्ट बर्थ रेट है, मतलब 0.92। इसका मतलब क्या होता है बर्थ रेट का? एवरेज नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन अ वुमेन हैज़। मतलब अब आप देख रहे हो 2019 में एक वुमेन के ऊपर एक वुमेन जो है वो एक भी चाइल्ड बर्थ प्रॉपर नहीं है। उस एवरेज, आई मीन ये एवरेज है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट कि ये 0.92 को आप एक पर्सन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स यस, ये एक एवरेज नंबर है। तो मतलब एक वुमेन जो है वो एक बर्थ भी नहीं कर रही है पूरा ठीक से, ठीक है। तो जो है ये फर्टिलिटी रेट एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो गया है वहाँ पर, और उसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 हो, मतलब एक वुमेन 2.1 पर्सन को अगर बॉर्न कर रही है, तब जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल आता है। मतलब कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग बर्थ हो रहा है। ये किससे पता लगता है? कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, ठीक है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट इस टाइम पर 2.2 है, तो इंडिया इज़ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू रिप्लेसमेंट रेट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, जो कि ठीक है, इंडिया के लिए ठीक है फिगर्स। ये 2019 की फिगर्स है ये। लेकिन ये साउथ कोरिया में ये फिगर बहुत कम हो चुकी है, 0.92 हो चुकी है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? साउथ कोरिया में क्यों पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जो खासकर विमेन हैं, वो मैटरनिटी लीव नहीं लेना चाहती। वहाँ पर जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा हाई हैं कि वहाँ पर कपल्स जो हैं वो घर नहीं अफोर्ड कर सकते, और फैमिली स्टार्ट करने के लिए वो रेडी नहीं है, क्योंकि वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको कैश इंसेंटिव्स देने की बात कर रही है फैमिलीज़ को, ताकि वो जो है वो बेबीज़ जो हैं वो उसको मतलब एक तरह से वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएं, वो बेबीज़ को बर्थ दें। तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के कैश इंसेंटिव्स देने की बात कर रही है साउथ कोरियन गवर्नमेंट। अब क्या जो फॉलिंग पॉपुलेशन है वो हमेशा ही अनडिज़ायरेबल होती है? अब देखो, अगर पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? लेबर शॉर्टेजेस होंगी,
क्योंकि जब नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, नई पॉपुलेशन नहीं आएगी, तो धीरे-धीरे हमारी पॉपुलेशन जो है वो एज्ड होने लग जाएगी, जैसा जापान में हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है और इवन अब ये साउथ कोरिया में भी ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है? उससे क्या होगा कि हेल्थ केयर और पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड उसके ऊपर बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बूढ़ी पॉपुलेशन हो जाएगी तो हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा खर्चा होएगा और पेंशन्स के ऊपर सरकार का ज़्यादा खर्चा होगा और लेबर की शॉर्टेजेस भी होंगी, क्योंकि बूढ़े लोग तो काम नहीं कर पाएंगे, तो ये एक तरह से इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब हो जाता है कंट्री के लिए। और लो अब लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट भी है, कई बार ये अच्छा भी होता है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही हो, जैसे कि अगर लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब अगर लो बर्थ रेट्स होंगे तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा। वो कैसे इम्प्रूव होगा? जब बहुत ही कम बच्चे होंगे तो जो हेल्थ और एजुकेशन है, क्योंकि वो पहले ही कम है, तो जब बहुत ही कम ही बच्चे हैं तो हम जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो एफिशिएंटली उन कम पॉपुलेशन ऑफ जो चिल्ड्रन हैं उनको हम ठीक से दे पाएंगे, ठीक है? तो एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ का ठीक हो जाएगा अगर वहाँ पर लो बर्थ रेट हो। अब इंडिया का एग्जांपल ले लो, अगर इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन हो तो इंडिया की जो एजुकेशन का क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे हम और क्वालिटी हेल्थ दे पाएंगे। अभी हमारी सारी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, हम ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर नहीं दे पाते। वही अगर लो बर्थ रेट हो जाए तो हम हमारी एजुकेशन भी अच्छी है और हमारी हेल्थ केयर भी अच्छा है और कम लोग होंगे तो हम अच्छी तरह से उनको एफिशिएंटली दे पाएंगे। एक अभी रिसेंटली एक्सपर्ट्स ने बोला है कि अब जो हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो हेल्दी हो चुकी है, ठीक है? जो आजकल की जनरेशन है उसमें जो एल्डरली पॉपुलेशन है, अगर अभी तो हमने क्या अज्यूम किया, देखो मैंने ऊपर आपको बोला ना कि अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे तो उनकी हेल्थ केयर जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा एक भार हो जाता है। बट नहीं, आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि जो एल्डर पीपल हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो बहुत हेल्दी हो गए हैं, ठीक है? तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर ओल्ड हुए हैं तो वो हेल्थ केयर सीख ही करेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं हमारी जो ओल्डर पॉपुलेशन है। तो जो है जो एवरेज ऑन दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज पीपल वुड बी स्पेंडिंग मोर ईयर्स इन गुड हेल्थ देन एवर बिफोर। आजकल जो हमारे एल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा गुड हेल्थ में जी रही है एज कम्पेयर टू हमारे जितनी पिछली जनरेशन थी। जो आजकल की जनरेशन की जो एल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हेल्दी है और वो प्रेशर नहीं दे रही है हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है? और इसका एक और बेनिफिट होता है, अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा हो तो उससे क्या होगा कि समझ लो कि साउथ कोरिया का आप एग्जांपल ले लो, जापान का भी एग्जांपल ले सकते हो कि जब वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, वहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस होगी तो वो अपने बॉर्डर्स को ओपन कर देंगे कि बाहर किसकी जो जैसे इंडिया का हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से माइग्रेशन हो पाए ताकि उन कंट्रीज़ में और वो वहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस को पूरा कर सकें। जब इमिग्रेंट्स ज़्यादा उन कंट्रीज़ में आने लगेंगे तो वो कॉस्मोपॉलिटन कंट्रीज़ बन जाएंगी, उनको बहुत सारे कल्चर मिक्स हो जाएगा तो एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे, कॉस्मोपॉलिटनिज्म आ जाएगा उन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है? तो सोसाइटीज़ ओपन होंगी, जितने ज़्यादा बॉर्डर्स कम होंगे उतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ ओपन होंगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो क्या एक्सपेक्ट इज़ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू फॉल? यस, जो लैंसेट का एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 2064 में पीक पर चली जाएगी, 973 करोड़ पीपल हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड और उसके बाद डिक्लाइन शुरू होगा और फिर ईयर 2100 में 879 करोड़ जो है हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी। और इंडिया में ये पीक जो है वो 2048 में आ जाएगा जब हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़ हो जाएगी और ईयर 2100 में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 32% डिक्लाइन होकर मतलब 109 करोड़ रह जाएगी, ठीक है? अभी जो हमारी करंट पॉपुलेशन है उससे भी कम हो जाएगी एक तरह से, ठीक है? तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना, एडिटोरियल्स पढ़ लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।